हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तत्सला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर आपका 3.1 होगा। यानी कि आज से ही आपकी यहाँ पे चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होगी। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें जो नंबर होते हैं वो आपके फ्री में मिलते हैं आपको। ठीक है, अब फ्री का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल मतलब ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। चीज़ें जो बताई जा रही हैं उसी की यहाँ पे आपको चलना है और चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी इसमें। ठीक है, यानी कि आपको बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन पे आपने ध्यान दिया तो नंबर आपको बिल्कुल पूरे कंप्लीट नंबर मिलते हैं, यानी कि इसमें कोई नंबर आपका ब्रेक नहीं होता है और बहुत आसान से हो जाता है। यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपके दोनों चैप्टर मिला के 17 यानी कि 17 मार्क्स से आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहाँ पे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको स्टडी करनी है, उसके बाद आप लोग इसमें क्वेश्चन जब आप कराएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे समझ लेंगे क्या पहले मैट्रिसेस, एक्चुअली मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक है, मैं आपसे नॉर्मली अभी कह दूंगा आपसे क्या कि भैया जब कोई चीज इसके बीच में लिखी जाती है ये आपकी मैट्रिसेस हो जाएगी। यानी कि जब कोई चीज इसके बीच में लिखी जाएगी वो प्रॉपर मैट्रिसेस हो जाएगी। अब थोड़ा सा डिफिनेशन भी सुन लेते हैं। क्या सिर्फ डिफिनेशन है, लिखा जाएगा अवयव, संख्या और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? मैंने कहा जो एक अवयव होता है यानी जो मैट्रिक्स होता है वो आपका एक आयताकार होता है, उसके अंदर आयताकार किसका यानी कि संख्या का और फलन का। ठीक है, यानी कि उसमें क्या, उसके अंदर यानी इसके अंदर क्या होगा, संख्या भी होगी और फलन हो सकता है, उसी का एक आयताकार विन्यास होता है। देखो आयताकार है कि नहीं, बिल्कुल सर है, इसी यही आपके ये अवयव होता है। तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ डेफिनेशन में लिख रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने अवयव की डेफिनेशन लिखी, क्या है, मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैट्रिसेस, यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइंड ना करिए कि मतलब सर यहाँ पे कुछ और लिखा, यहाँ पे कुछ और लिखा। तो यहाँ डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, मैंने आपसे कहा था अवयव क्या होता है, संख्या और फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, बस। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी, क्या अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्या या फलनों को अवयव क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यानी कि अवयव क्या है, संख्या और फलनों का आयताकार, देखिए आयत के आकार का है कि नहीं, बिल्कुल सर है। क्रम विन्यास मतलब एक क्रम में लिखा गया है और इसके अंदर जो लिखे गए नंबर क्या है, नंबर इसके अंदर लिखे जा सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी आपके फंक्शन आते हैं, इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को आपको अवयव के अवयव कहते हैं, यानी कि तत्व कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, समझना है आपको। अब ये चीज कहानी सर तो हो गई, समझ में आ गया कि अवयव क्या होता है। अवयव होता है सर नंबर यानी कि संख्या और क्या, फलन का एक आयताकार विन्यास होता है। देखो आयत की तरह दिख रहा है आपको। ठीक, ये कहानी हो गई। अब यहाँ समझते हैं कि सर इसके अंदर जो रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर जो होते हैं नंबर वो क्या होते हैं, अवयव होते हैं, यानी कि तत्व होते हैं, यानी कि एलिमेंट होते हैं, वो चीज़ हो गई। अब यहाँ समझते हैं क्या सर ये क्रम का मतलब, यहाँ पे एक चीज आपने लिखी सर क्रम का मतलब वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रम में होता है। ठीक, अब क्रम यहाँ समझिएगा, यानी कि यहाँ हम बात करेंगे क्रम, यानी कि हम ऑर्डर की बात करेंगे, यानी कि कोटि की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा गया अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कभी जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी आपकी एक मैट्रिक्स दी जाएगी, आपसे बोला जाएगा भैया इसके अंदर क्या ऑर्डर है, यानी इस अवयव का क्या ऑर्डर है, और आपसे कहेगा कि जो आपके पास अवयव है इस अवयव में कितने एलिमेंट हैं, वो आपको बताना कभी कभी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब ऑर्डर मतलब, अब देखिए यहाँ पे चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, ध्यान से आप देखेंगे। अब अभी देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे सर केवल नंबर तो लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 12 तक सर ने लिख दिया है। अब यहाँ नंबर कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे यही नंबर लें, यहाँ पे आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं या आप फंक्शन की तरह कुछ यूज सकते हैं या आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह यूज कर सकते हैं। आपको पता सिंपल सी बात, यानी मैट्रिक्स अंदर लिखा मतलब क्या होगा सर, वो आपका एक अवयव ही होगा, बाकी और कुछ नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ लिखा, अब बोला जाए इसका बेटा ऑर्डर क्या होगा, तो अब ऑर्डर कैसे बताना देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो प्रॉपर आपको एक इस तरह की लाइन दिख रही होगी, एक इस तरह की लाइन दिख रही होगी, एक इस तरह की लाइन दिख रही होगी, और आप यहाँ देखेंगे देखो एक इस सीधी लाइन, एक ये सीधी, एक ये सीधी, एक ये सीधी लाइन। तो ये आपकी जो ये क्षैतिज लाइन, इसको क्षैतिज बोलते हैं ना, ये जो आपकी क्षैतिज लाइन होती है इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। यानी कि जो इस तरह की लाइन जो होंगी उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति। पंक्ति मतलब रो। जो इस तरह की आपकी लाइन दिख रही होंगी उसको हम बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब कॉलम। ठीक है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे देखेंगे एक लाइन आपकी ये प्रॉपर होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। तो इसमें कितनी लाइनें हैं सर, जो ये इस तरह की लाइन सर 3 है, यानी कि यानी कि इसमें 3 पंक्ति हैं। मैंने आपसे कहा ये क्षैतिज जो लाइनें होती हैं वो आपकी पंक्ति होती हैं, यानी कि 3 पंक्ति, तो आपको यहाँ लिखना है 3। ठीक है, उसका देखिए ये लाइन कितनी, 1 2 3 4 लाइन, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है। ये जो खड़ी लाइन होती है ये क्या होती है, ये आपकी होती है कॉलम होते हैं, यानी कि स्तंभ होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का ये आपका हो जाएगा रो और ये हो जाएगा आपका
कॉलम। तो याद रखिए किसी भी मैट्रिक्स को आप ऑर्डर राइट कर रहे हैं यानी कि क्रम लिख रहे हैं यानी कोटि लिख रहे हैं, क्या करना है, सबसे पहले आपको रो को लिखना होता है, उसके बाद आपको कॉलम लिखना होता है। आप कॉलम लिख देंगे, रो बाद में लिखेंगे, वो चीज़ आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। याद रखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले रो यानी क्या लिखेंगे सर, पंक्ति लिखेंगे, और उसके बाद स्तंभ लिखेंगे यानी कि कॉलम लिखेंगे। ये सब चीजें आपको समझनी है, ठीक है। अब ये कहानी हो गई क्लियर बात। अब देखो ये नंबर कुछ ना कुछ कहता है, ऐसा नहीं कि ये फर्जी लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए ये नंबर क्या कहता है, ये नंबर कहाँ पे है सर, ये नंबर जो है पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, यही बात बोली गई, यानी कि सर ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। ये नंबर कहाँ है सर, ये पहली पंक्ति में तो है लेकिन दूसरे स्तंभ में है, तो इस तरह आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। अब इसको कैसे राइट कर सकते हैं, यहाँ देखो हमने लिखा यानी कोई एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे मतलब क्या सर, ए आई जे मतलब सर इसके अंदर एलिमेंट रखे गए हैं। अब आई जे मतलब से बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सर m क्रॉस n है। तो अब यहाँ दिमाग लगा के बताइए, मैंने आपसे क्या कहा, आगे क्या होता है सर, आगे आपने बताया पंक्ति होती है यानी कि रो होता है, पीछे क्या होता है सर, पीछे आपका कॉलम होता है यानी कि स्तंभ होता है। सर हम कह सकते हैं कि इसमें सर जो m है यानी कि m रो है, कॉलम कितने हैं यानी कि n आपके स्तंभ है। मानते कि नहीं मानते, बिल्कुल। अब सर एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं, अब सवाल उठता है सर इसके अंदर, हाँ चलिए अब सवाल उठता है यहाँ पे इसके अंदर सर एलिमेंट कितने हैं। तो एलिमेंट देखिए, तो याद रखिए आप इस तरह आराम से नॉर्मल काउंट कर सकते हैं, इस तरह निकाल लेंगे। लेकिन जब बहुत बड़ी मैट्रिक्स दी जाएगी, बहुत बड़ी मैट्रिक्स दी जाएगी, इस करीब मान लेते हैं उसमें 100-150 एलिमेंट हो, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे निकालना बड़ा थोड़ा सा यानी कि नंबर काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद गिन कर लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करिएगा, जो भी ऑर्डर होगा, क्योंकि तुरंत हम लोग ऑर्डर तो देख ही सकते हैं ना, जो दिखेंगे लाइनें कितनी प्रॉपर ऑर्डर बनाया, ऑर्डर क्या करना आपस में मल्टीप्लाई कर देना बस। देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, कितना आएगा सर 12 आएगा। देखिए इसके अंदर 12 ही एलिमेंट लिखे जाएंगे, यानी कि अब इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे सर, m और n जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका एलिमेंट आएगा। अब यहाँ पे सर आता आई जे का मतलब क्या होता है, तो ये जो आपका आई जे लिखा होता है यानी कि जो पहले नंबर लिखा जाता है तो वो आपका कहलाता है रो, जो पीछे लिखा जाता है वो कहलाता है कॉलम। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मैं इसके आगे कर दूं क्या, मैं इस नंबर को आई जे का हटा के मैं लिख दूं यहाँ पे 1 2 लिख दूं, तो अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग आपका हो जाएगा कि सर जो ये एलिमेंट जो हमने दिया A12, इसका मतलब है कि सर ये पहली रो की बात कर रहा है और दूसरे कॉलम की बात कर रहा है। क्योंकि सर आपने बताया है पहले क्या होता है, पहले रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी मतलब ये सर ये एलिमेंट जो होगा वो पहली रो में होगा और दूसरे कॉलम में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा सर, पहली रो तो ये हुई, कॉलम ये हुआ, दोनों में कॉमन पोर्शन यानी कि देखो पहली रो कॉलम ये, दोनों में कॉमन पोर्शन यही तो आया। तो ये पर्टिकुलर नंबर की बात यहाँ, जैसे मैं कहूँ दूसरी रो दूसरा कॉलम, देखिए अभियो को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, चाहे आप कैपिटल ए लिखिए, चाहे आप कैपिटल बी लिखिए, चाहे आप कैपिटल सी लिखिए, वो आपकी मर्जी, आप किससे यूज करें, चाहे कैपिटल एक्स से, कैपिटल वाई से, कैपिटल जेड से, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डिनोट किया है। उसका मैंने आपको ऑर्डर बताया। अब हम देखते हैं सर अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी क्या, अवयव के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मोस्टली टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 7 टाइप पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे आप कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यानी कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हमने 7 टाइप पढ़ लिए, यानी कि 7 आपकी जो मैट्रिक्स टाइप होते हैं उनको हमने पढ़ लिया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बोर्ड एग्जाम में आया जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, यानी कि पूरे आप उससे फैमिलियर होंगे, यानी कि सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, सबसे पहला आपका होता है, ठीक है। तो किसी बुक में जो है कभी कभी पहली आपकी आती है पंक्ति अवयव आता है, या आपका आता है स्तंभ अवयव। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पंक्ति अवयव की। पंक्ति अवयव यानी कि सर रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको याद रखनी है ना, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, बिल्कुल आप याद रखेंगे, बहुत यूज होगा। चलिए अब आप पंक्ति अवयव की बात करते हैं। अब सर पंक्ति अवयव क्या होगा, याद रखिएगा कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, अगर उसके पास एक रो है, समझिएगा, या कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, यदि उसके पास केवल एक रो है तो क्या होगी, वो आपकी पंक्ति अवयव होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक कैपिटल यूज किया है इस मैट्रिक्स का, हमने कहा एक रो होनी चाहिए, हमने लिखा 1 2 3 4। कॉलम कितने हो वो मैटर नहीं करता, बस उसके पास एक रो होनी चाहिए। जब उसके पास एक रो होगी तभी वो आपकी पंक्ति अवयव कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कितनी रो है सर, एक ही तो 36 लाइन है, यहाँ नहीं ना यहाँ, यहाँ पे है, मतलब सर एक रो हो गई। और कॉलम कितने हो गए सर, कॉलम आपके यहाँ पे हो गए 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पंक्ति है कि नहीं है, तो एक पंक्ति मतलब सर वो पंक्ति अवयव है। बात समझ में आई। अब हम दूसरा समझते हैं यहाँ पे क्या, स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप, स्तंभ अवयव की हिंदी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब डिफिनेशन देखो अब नहीं पूछी जाती है,
बस आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, डिफिनेशन पर्टिकुलर इसकी नहीं आती, ठीक। आप चीज़ें क्लियर रहेंगे तो डिफिनेशन अपने आप से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर किसी यानी कि पंक्ति अवयव क्या होगा, यानी कि पंक्ति अवयव वो अवयव कहलाता है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ये आपका पंक्ति अवयव हो जाएगा। तो डिफिनेशन यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, डिफिनेशन अपने आप से आप बना सकते हैं। अब स्तंभ अवयव की बात करें। स्तंभ अवयव क्या होता है, यानी कि कोई मैट्रिक्स आपके सामने है उसमें केवल एक स्तंभ होना चाहिए। पंक्ति अवयव का मतलब उसमें एक केवल पंक्ति होनी चाहिए। अब स्तंभ अवयव का मतलब उसमें केवल एक स्तंभ होना चाहिए। तो वो कोई भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया sin x लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अरे भैया है तो यहाँ पे एक ही स्तंभ है ना, रो कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सर सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम आपका है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका कॉलम अवयव हो गया, यानी कि स्तंभ अवयव हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। तो उम्मीद करें दोनों चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। थर्ड क्या है, थर्ड आपका है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं। अब आपको पता है किसी अवयव में रो भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब रो यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए वही आपकी अवयव क्या होगी, वही आपकी अवयव वर्ग अवयव होगी। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने एक मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे सी यूज कर ली, क्या हमने यहाँ पे लिया 0, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ पे डी ले लिया। अब देखिए इसमें कितने रो हैं सर, इसमें देखिए 2 लाइनें हैं, यानी कि 2 रो हो गई। कॉलम कितने, 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि सर पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या है आपकी बराबर है, यानी कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए। यानी कि जब दोनों नंबर आपके बराबर होंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा 2 2 कोई भी हो, 4 है 4 रहना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए। जब इस तरह होगा तो मतलब क्या होगा आपका वर्ग अवयव, ठीक है। क्या डिफिनेशन लिखेंगे, जब सर किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या वर्ग यानी कि स्तंभ की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे सर हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है। क्लियर बात, चलिए सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे आते हैं हम लोग विकर्ण अवयव पे। तो यहाँ पे फोर्थ पे लिखा हमने डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, अब सिंपल सी बात देखिए, एक आपके पास मैट्रिक्स होगी, ठीक है। मैट्रिक्स देखिए हमने हमेशा जो भी मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली बार कंडीशन क्या, हमेशा वर्ग अवयव होना, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमेशा मैट्रिक्स को वर्ग होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे ये बना है। तो आपके सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, यानी कि एक वर्ग अवयव होगा आपके सामने। उस वर्ग अवयव में जो डायगोनल वाले नंबर हैं वो होने चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए, ऊपर और नीचे कितने होने, सब 0 होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हमने एक मैट्रिक्स डी माना, तो यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा 1 0 0 0 2 3 0, यहाँ पे 0 रहेगा और 0 3। तो देखिए डायगोनल में क्या है, डायगोनल में सर एलिमेंट लिखे हुए हैं और ऊपर जितने एलिमेंट हैं डायगोनल के वो, और जो नीचे एलिमेंट हैं वो आपकी क्या कंप्लीट सर 0 है। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो याद रखिएगा, क्या सर यहाँ पे 1 है तो क्या हम यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है सर। चलिए मान लिया, क्या सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या हम यहाँ 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अरे सर 1 भी नहीं कर सकते, 2 भी नहीं कर सकते, और सर 3 3 वो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जस्ट अभी हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा, क्या डायगोनल अवयव होने के लिए यानी कि इन सब जितने भी नंबर यहाँ लिखे हैं सारे नंबर आपके बिल्कुल अलग होने चाहिए। जब सारे नंबर आपके बिल्कुल अलग होंगे तभी आप कह सकते हैं कि सर वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक बात और याद रखिएगा कि ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर आपके 0 होने चाहिए। अब यहाँ सवाल उठता है सर जो भी बताया आपने कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। चलिए अब वो हम देख लेते हैं इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि अदिश अवयव। अब अदिश अवयव यानी इसी के चक्कर में आपने अभी वहां पे प्रॉपर नहीं बताया था। अब देखिए अदिश अवयव, यहाँ में एक एग्जांपल लिखेंगे उसके बाद आपको समझाने की कोशिश। यहाँ में 2 लिखा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 2 2 0 0 2। तो याद रखिएगा क्या, यहाँ पे आपका 0 क्या याद रखना है कि सर जब डायगोनल में आपके जो एलिमेंट होते हैं वो जब सब सेम हो जाएं, यानी कि अभी यहाँ कंडीशन है 1 को छोड़कर, यानी कि यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। बाकी आप कोई भी नंबर रखिए, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ तक कि आप √3 भी रख सकते हैं तीनों में। जब आप यानी कि जो डायग्राम में जब नंबर आपके एलिमेंट सेम होंगे 1 को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, वो आपका अदिश अवयव होता है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होता है। इसी वजह से आप यहाँ सेम नंबर नहीं रख सकते। अब सर 1 क्यों नहीं रख सकते, अब आते हैं 1 पे। तो यहाँ पे लिखा है 6 क्या, तत्समक अवयव। इसी के लिए न यहाँ पे 1 1 1 हो सकता था, न यहाँ पे 1 1 1 हो सकता था। क्यों, क्योंकि सर ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका हमेशा कैपिटल आई होता है। कहीं भी कैपिटल आई क्वेश्चन
में लिखा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, तत्समक अवयव लिखा है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 2x2 की हो सकती है और 3x3 की हो सकती है। 2x मतलब क्या सर, इसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे। 3x का मतलब क्या सर, इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया 1 0 0 1, यानी कहने का मतलब है कि सर जो डायगोनल है, डायगोनल में 1 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपके साथ 2x2 है। अभी यहाँ पे एक आई लिखा हमने, क्या है यहाँ पे, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आ गया। अब सर ये देखिए क्या है सर, ये 3x3 का है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या जब 2x2 की होगी तो यहाँ पे आपका I2 भी लिख के आ सकता है। तो इस I2 का मतलब क्या हुआ कि सर जो भी मैट्रिक्स I आप यूज करेंगे वो क्या होगा सर, उसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे। जैसे यहाँ पे 3x3 है तो यहाँ पे ये I3 भी लिख के दे सकते हैं आपको कंफ्यूजन के लिए। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे I3 मतलब क्या सर, 3 रो 3 कॉलम। तो आपको इस तरह भी समझना पड़ेगा। और याद रखिए सबसे अच्छी चीज क्या, कि जिस ऑर्डर की आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आपको I की जरूरत है, तो वही ऑर्डर आप यूज करेंगे। या तो आप ये बात याद रखिए या इनमें से आपको ये बात याद रखिए। अब चलते हैं लास्ट बचा आपका क्या, लास्ट आपका बचा है जीरो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं शून्य मैट्रिक्स की। अब नाम से ही क्लियर है सर, शून्य। शून्य मतलब क्या, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सब एलिमेंट क्या होने चाहिए, सब एलिमेंट आपके शून्य होने चाहिए। वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 0 0 0 0, देखो 2x2 की मैट्रिक्स थी, इसका नाम दे दिया हमने। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं सर, सब जीरो हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी क्या होगी, आपका शून्य मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह हमने एक और राइट किया B। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिएगा 0 0 0, यानी कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। चाहे वो मैट्रिक्स 3x3 की हो, चाहे वो मैट्रिक्स 4x4 की हो, चाहे 5x5 की हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। बस उसके अंदर सारे एलिमेंट जब जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यही आपके 7 टाइप हैं। इनको आपने पढ़ लिया, इनको आपने समझ लिया तो मैट्रिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाए। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इनसे बनते हैं। कह देगा भैया एक क्या है, एक वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव पता होगा, यानी कि सर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपके सेम है, तो मतलब वर्ग अवयव। नहीं पता होगा तो सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखेंगे, है ना। तो आपको माइंड में सारी चीजें आपको रखनी है। तो उम्मीद करें सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, अवयव ए आपको दे रखा है, ये अवयव है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें कितने सर रो हैं, कितने कॉलम है। ठीक है, यानी कि पंक्ति स्तंभ कितने हैं के लिए। तो यहाँ बोला गया अवयव की कोटि निकालनी, जो आपको बता रखा था, अवयव की संख्या बतानी है, अवयव में ये वाले एलिमेंट आपको बताने हैं। अब आपको शायद ये हमने नहीं बताया, तो आप प्रॉपर चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यही सही समय है इसके ऊपर बात करने का। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे चीजें लिखी, ठीक है, मैं यहाँ नॉर्मली आपके सामने लिख रहा हूँ, कितना A11 लिखा, फिर हमने A12 लिख दिया, A21 लिखा, A22 लिख दिया। तो मैं आपसे कहूँ जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कोई भी मैट्रिक्स नॉर्मल मान लो, चलो ये है लिखी हुई है, तो इसका आप मीनिंग क्या कहेंगे। आपको सर पता है, पहले मैंने बता रखा क्या कि सर ये आगे वाला क्या होता है, आगे वाला सर रो होता है यानी कि पंक्ति होता है। पीछे वाला क्या होता है, पीछे वाला कॉलम यानी कि स्तंभ होता है। पता है कि नहीं पता है। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे आया है उसी तरह आपका यहाँ पे भी हो। ठीक है, अब ये क्या बताता है, ये जो आपका आगे वाला है ये बताता है सर रो, ये पीछे वाला है जो बताता है क्या, कॉलम बताता है। ठीक है, अब ये A11 का मतलब क्या है सर, A11 का मतलब है कि सर ये जो एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है सर, ये पहली पंक्ति में है और पहला स्तंभ में है। बात समझिएगा, ये जो एलिमेंट आपका रखा हुआ है ये किस जगह रखा हुआ है, आप देखेंगे आप पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। इसी वजह से क्या है A11 आया, क्योंकि पहले वाला सर पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ, यही होता है। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि सर ये तो पहली पंक्ति में है लेकिन दूसरे स्तंभ में है। समझिएगा, इसका सर मीनिंग क्या है, सर ये दूसरी पंक्ति में है लेकिन पहले स्तंभ में है। इसका मतलब क्या है, सर ये दूसरी पंक्ति में है लेकिन दूसरे स्तंभ में है। इस तरह यहाँ बात, ठीक है, आप समझ गए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ इसका मतलब है कि हमको जो एलिमेंट लेना है पहली रो और तीसरे कॉलम में जो यहाँ पे बैठा होगा वो हमको लेना है। यहाँ बात हो रही है सर हमको क्या लेना है, सर यहाँ पे दूसरी रो पहले कॉलम वाला लेना है, यहाँ तीसरी रो तीसरे कॉलम वाला लेना है। इस तरह की हमको यहाँ बात करनी है। तो चीजें अभी और समझेंगे। चलिए अब हम इसको पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोला गया अवयव की कोटि बताना है। कोटि मतलब ऑर्डर बताना है, कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो ध्यान से देखिए, एक रो दूसरी रो तीसरी रो, यानी कि इसमें कितने हो गए, इसमें सर 3 रो हो गए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि पहले हम लोग रो को लिखते हैं। एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, यानी कितने हो गए, 4 कॉलम हो गए। ठीक आगे, तो यहाँ बोला गया है कि अवयव की कोटि क्या है। तो पहला आंसर कितना होगा, अवयव की कोटि सर
3 क्रॉस 4 होगी। सर इसमें 3 रो दिख रहे हैं और 4 कॉलम, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर दूसरे की। अब क्या बोला गया, अवयव की संख्या क्या है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर अवयव की संख्या मैंने कहा था नॉर्मल, चाहे आप इनका चाहे उनकी जो कोटि है उनका आपस मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपका वही आंसर होगा, या आप नॉर्मली काउंट कर लें। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसके अंदर अवयव की संख्या कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो वैसे भी आप 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते कितना, तब भी तो 12 आता, बिल्कुल सर सही बात। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पे। थर्ड क्या बोला गया है, सर हमको निकालना A13। अब A13 का मतलब क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम। चलिए देखते हैं, पहली रो और तीसरा कॉलम कौन सा आया, पहली रो तीसरा कॉलम जो कॉमन होता है, पहली रो में ये आया, तीसरा कॉलम में आया, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 19 आ जाएगा। उसी तरह बात करेंगे A21 की। यहाँ बात हो रही सर क्या, दूसरी रो पहला कॉलम, देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे क्या है, ये आया सर, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। उसी तरह आया क्या, A33, यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो आपको पता तीसरी रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, यानी कि ये नंबर की बात होगी, ये नंबर की बात होगी, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यानी कितना आएगा, -5, यहाँ कितना आएगा, -5 हो जाएगा। उसी तरह क्या आएगा, A24 आएगा सर, दूसरी रो और चौथा कॉलम, देखिए दूसरी रो चौथा कॉलम, यानी कि यहाँ पे 12 की बात हो रही है, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी तरह आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा, अब यहाँ पे 823 की बात करेंगे, A23 की बात करेंगे। A23 का मतलब क्या होता है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, देखिए यहाँ दूसरी रो ये हुई और तीसरा कॉलम ये हुआ, यानी कि ये लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ आएगी। यहाँ पे कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 1 मार्क करके आते हैं कभी कभी, ठीक है, तो आप कर लेंगे तो इस तरह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, अच्छे से पता हो जाएगा, क्योंकि आगे जाने से सब चीज़ें हमको बहुत निकालनी है, बहुत यूज भी करना है। तो चीज़ें आप यहाँ से सीखते चलेंगे, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें माइंड लगाइएगा, चीज़ें बहुत क्लियर होंगी और बहुत आसानी से आपको इस बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं इसमें से। चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ बोला गया है किसी अवयव के अंदर कितने 24 अवयव हो गए आपके। जब इसके अंदर 24 अवयव जब आपके हो गए हैं तो आपको बोला कि कितनी कितनी कोटियाँ हो सकती हैं, यानी कि इसमें कितने कितने रो कॉलम आपके बना सकते हैं। तो आपको पता है जितने अवयव होते हैं जब हम उनको ऑर्डर में लिखते हैं तो हम मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सर प्रॉपर कितने अवयव इसके अंदर हैं। इसे हमने 3×3 लिखा, इसको मतलब पता चल गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, सर 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर हमको पता है तो ऑर्डर के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो हमको अवयव पता है, जो हम ऑर्डर निकालेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे क्या ये चीज़ आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको पता है यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रो 24 कॉलम, क्योंकि हमको पता है सर आगे वाला जो होता है वो रो होता है, पीछे वाला कॉलम होता है, यानी कि 1 रो में हम लोग 24 लिख देंगे प्रॉपर नंबर, तो आपके 1 रो 24 कॉलम हो जाएगा, ये आपकी कोटी हो जाएगी। उसी तरह 2 12, यानी कि 2 रो हो जाएंगे, 12 कॉलम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। उसी तरह क्या होगा 3 और 8 का, यानी कि 3 रो हो जाएंगे, तो 8 कॉलम आपको लिखने पड़ेंगे, 8 से 24। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 4 और 6 का, 4 से 24, इस तरह ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आएगी। अब 5 तो आएगा नहीं। अब उसी तरह कहेंगे 6 का करेंगे, जब 6 रो हो जाएगा तो 4 कॉलम हो जाएंगे फिर आपके। उसी तरह जब आपके 8 रो हो जाएंगे तो 3 कॉलम हो जाएंगे। उसी तरह जब आपके 12 रो हो जाएंगे तो 2 कॉलम हो जाएंगे। उसी तरह जब आपके 24 रो हो जाएंगे तो 1 कॉलम हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑर्डर लिख रहे हैं आप इनका मल्टीप्लाई करिए, देखिए इतने नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी आपका ये करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। तो यानी कि इतने आपके मोस्टली संभव कोटियाँ हो सकती हैं जो प्रॉपर इसके बन सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि इसके अंदर आप 24 ना हो के कितने हो, 13 अवयव हो तो कितनी कोटियाँ हो सकती हैं। तो आपको पता है 1 रो 13 कॉलम हो सकते हैं या 13 रो 1 कॉलम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे 2 नंबर का हम मल्टीप्लाई करें 13 है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 2 नंबर, बस केवल वही है कि 1 और 13 का मल्टीप्लाई करें तब भी 13 आएगा, 13 का मल्टीप्लाई 1 करें 1 से करें तब भी 13 आएगा। यानी कि 1 रो 13 कॉलम हो सकते हैं या 13 रो 1 कॉलम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये दोनों आपके आंसर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, कभी कभी यहाँ पे आपको 5 दे देगा, कभी कभी आपको यहाँ पे 7 दे देगा, या कभी कभी आपको यहाँ पे 9 दे देता है। तो इससे आपके क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको सिंपली इसी तरह यूज करना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है, एक 2×2 अवयव है। अब 2×2 मतलब सर 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे।
ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं ए आई जे, या अब आई मतलब क्या है, आई सर आपका रो की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, जे आपका कॉलम की तरफ, क्योंकि हमको बताया है कि जो आगे आता है वो रो, जो पीछे आता है वो कॉलम। ठीक है, की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब यानी कि आपका यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स के अंदर क्या 2x2 बोला गया है, जब यहाँ पे 2x2 बोला गया है तो आपको सिंपल से क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। जब 2x2 होता है क्या, A11 A12 A21 A22, 2x2 को मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ। मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल सर यही मानते हैं। अब ये वैल्यू हमको पता हो तो सब निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, A11 कैसे निकलेगा, इसे यहाँ पे AIJ दे रखा है इसीलिए, क्योंकि AIJ से आपका सारी वैल्यू निकलेंगी। अब IJ हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रहे हैं, फिर जब इसकी सारी वैल्यू निकाल के बस यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका अवयव मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे AIJ कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम नॉर्मल फिर से राइट करेंगे AIJ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन 1/2 है मॉड में 3i प्लस का j। ठीक है, ये आया। अब IJ, अब देखिए यहाँ पे क्या हमको निकालना है, पहले A11 चाहिए, 11 कब होगा, आगे यहाँ पे क्या आया था सर, i आया था, j यहाँ पे पीछे आया था। इसका मतलब A11 ये कब बनेगा सर, जब i की जगह 1 रखा जाएगा और j की जगह 1 रखा जाएगा। तो यहाँ जब i की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो A11 आ जाएगा, j की जगह 1 रखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। उसी तरह इस i की जगह भी जो आप यहाँ पे i में रखा है वह यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हमने i की जगह 1 रखा था, j की जगह 1 रखा था, उसी तरह यहाँ पे आपको 1 1 रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 × 1 प्लस का आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ होगा 1/2, जब बाहर निकालेंगे यानी कितना -2 आ जाएगा। आपको तो नंबर जो होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव हमेशा मॉड के बाद पॉजिटिव निकलते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 आएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। A11 कितना निकाला सर 1 आया। उसी तरह निकालेंगे A12। अब A12 कैसे बनेगा, जो सर i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ 1/2 आएगा, -3 i की जगह 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 रहेगा, माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/2, कितना आएगा माइनस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस 1 बाहर निकालेंगे तो 1/2 यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। उसी तरह हम बात करेंगे A21 की। A21 कैसे निकलेगा सर, i की जगह आपको इस बार 2 रखना पड़ेगा और j की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पे 2 प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 प्लस का आपका 1 हो जाएगा। तो 1/2 आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 5, तो यहाँ भी आपका 1/2 रहेगा, -5 बाहर निकलेगा, प्लस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5/2 आ जाएगा। उसी तरह हम बात कर रहे हैं A22 की, यानी कि 1/2 आ जाएगा, माइनस का 3 × 2, क्योंकि i की जगह भी यहाँ पे 2 और j की जगह भी 2 रखना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा हमको। तो ये चीज़ आ जाएगी 1/2 -6 प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। मॉड चल रहा है तो 1/2 आपका 4 पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि यहाँ मॉड नेगेटिव या पॉजिटिव बाहर निकलेगा। यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने A11 A12 A21 A22 की वैल्यू निकाल ली, और वैल्यू कहाँ रखने जाके उसमें रख दें, क्यों, क्योंकि ये आपका 2x2 बोला गया था। तो यहाँ पे चीज़ें हम रख देंगे तो आपका अवयव मिल जाएगा। A11 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, A11 की वैल्यू हमने निकाली 1, तो A11 की जगह 1। A12 की वैल्यू हमने निकाली 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 हो जाएगा। करिएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा, तो यहाँ भी आपका 1/2 आएगा। A21 की वैल्यू हमने निकाली कितनी 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो आपको यही चीज़ प्रॉपर निकालनी थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x2 बोला गया था तो हमने यहाँ पे A22 तक लिया। अभी यहाँ पे 3x3 तक बोला था, मतलब उसमें 3 रो और 3 कॉलम होता, तो बात कहाँ तक जाती, बात A33 तक निकालते। तो इसी तरह हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, या A44 तक कह देता तो हम लोग A44 तक निकाल लेते हैं। इसी तरह आपको नॉर्मली निकालना है। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन AIJ = I/J था, ठीक, उसी बिहार पे हमको यहाँ पे करना है। अब इसमें भी क्या बोला गया, इसमें भी आपको 2x2 रो है, यानी कि ये भी सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। तो पहले A11 निकालते हैं। A11 कैसे निकलेंगे सर, i की जगह 1 रखना पड़ेगा और j की जगह 1 रखना पड़ेगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह कितना आएगा A12 हो जाएगा, i की जगह 1 और j की जगह कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि आप आगे i पीछे j, तो 1/2 आएगा।
इसी तरह A21 तो यहाँ पे 2/1 क्योंकि I की जगह आपका 2, J की जगह 1 तो हमने रख दिया तो 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप निकालेंगे A22 निकालेंगे, A22 मतलब I की जगह 2, J की जगह 2 कैंसिल होगा 1 आएगा। तो हमने देखी कितनी जल्दी इसमें वैल्यू निकालनी है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का आपका है कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन वाला नहीं तो आराम से निकल आएगा। सारी वैल्यू निकाल ली, अब आके यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। A11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, A11 की वैल्यू हमने निकाली 1, तो A11 की जगह 1 हो जाएगा, A12 की जगह हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, A21 की जगह आपका हो जाएगा 2, A22 की जगह हो जाएगा आपका 1। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा जो कि आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं इसी तरह आपके सामने इस तरह की कोई चीज़ होंगी तो उसी बिहाफ पे आपको बोला जाएगा। यहाँ पे 2x2 था तो इसलिए 2x2 हमने निकाला। तो इसी तरह बहुत से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं 3x3 में, 2x3 का या 3x4 का, इस तरह बन सकते हैं। तो नॉर्मली आप इसी तरह यूज कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के हमको मान निकालने हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की आपकी मैट्रिक्स दे रखी हैं, यहाँ भी आपको दे रखी है डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स। तो इसी तरह हमको यहाँ पे जो x, y, z दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अब कंपेयर कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों लोग सेम होंगे, इसी तरह होगा। तो मैट्रिक्स में याद रखिएगा क्या, कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब इस मैट्रिक्स के आगे यहाँ पे 1 हो, मतलब कोई नंबर ना हो। सिंपल से लैंग्वेज, कोई नहीं होता मतलब वहाँ क्या होता है, वहाँ 1 होता है। इसके मैट्रिक्स के आगे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए। इनका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2x2 है तो यहाँ भी 2x2 होना चाहिए, 3x3 है तो यहाँ भी आपका 3x3 होना चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हमने सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ भी क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स, ये भी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के आगे देखिए 1 है, इस मैट्रिक्स के भी आगे क्या है 1 है, यानी कि दोनों कंडीशन सेट ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब अवयव कैसे भी लिखियो वो मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं कि ये अवयव आपका बड़ा हो गया वो छोटा हो गया तो बराबर नहीं होगा। बस याद रखना है इसके आगे 1 होना चाहिए, जिस ऑर्डर की ये है वही ऑर्डर की ये होना चाहिए। 4 किसके बराबर होगा, 4 आपके, यानी कि इसका पहला नंबर दूसरे वाले का भी पहले वाले नंबर के बराबर होगा। यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा, यानी कि z किसके बराबर होगा सर, z आपका 3 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ भी ये नंबर है तो इसलिए इसका कंपैरिजन होगा तो x किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो आपको x, y, z निकालना तो जो कि नॉर्मल आपके यही आंसर हो जाएंगे। चीज़ें समझ में आ रही, बिल्कुल सब समझ में आया। चलिए अब ये तो कहानी होगी, ये तो बड़ा आसान था, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, लेकिन सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है सर, 2x2 ऑर्डर की है, यहाँ भी आपकी 2x2 ऑर्डर की है, बिल्कुल सही बात। इसके आगे कितना है, इसके आगे सर 1 है, इसके भी आगे कितना है 1 है। कोई जैसे नंबर होता तो उस नंबर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अब ये वाला नंबर इसके बराबर होगा, लिख लेते हैं सर x + y = 6 हो जाएगा। अब 2 तो 2 के बराबर दिख रहा है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए किसके बराबर होगा, 5 + z किसके बराबर होगा सर, 5 के। तो 5 से 5 चला जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 आ जाएगा। 5 उधर भेज दिए, 5 में से 5 चला जाएगा, 0 बचेगा, 5 निकाला है। अब x y किसके बराबर होगा सर, 8 के। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे रहे हैं, यहाँ पे x y किसके बराबर होगा, x y आपका होगा 8 के बराबर। इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हमको z तो निकल आया, अब हमको निकालना x y। तो x y कैसे निकलेगा, अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे यहाँ से निकालते हैं क्या, यहाँ से निकालते हैं y की वैल्यू। ठीक है, जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 8/x आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने जब यहाँ y की वैल्यू निकाली तो x को नीचे भेजना पड़ेगा, ये आया। अब यहाँ y का मान कहाँ रखते हैं, y का मान उठा के रखे समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे y = 8/x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। जब ये प्रॉपर हम रखेंगे वहाँ पे तो आपका x तो ऐसे रहेगा, बस y की जगह कितना हो जाएगा, y की जगह आपका 8/x हो जाएगा, = 6 चलने दीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका x आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा कितना 8x हो जाएगा, = कितना आएगा 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे कितना आएगा, 6x हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x² प्लस का हो जाएगा 8x। अब इसे थोड़ा इधर देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे करेंगे x², 6x इधर आएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा और प्लस का 8 आपका ऐसे रहेगा, = 0। तो बन गई क्या, द्विघात बन गया। द्विघात का गुणनखंड निकालना सर हमको आता है। पहले इस नंबर का मल्टीप्लाई इसके आगे अलग करते हैं, कितना आया 8 आया। तो 8 के हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करें तो 8 आए, जोड़े घटाएं कितना है 6 आए। तो अब कितने हो गए 4 और 2। 4 और 2 को जब हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो सर 6 हो जाएगा, 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना 6, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस का 2x हो जाएगा प्लस का 8 = 0। तो यहाँ पे आएगा x², जब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस का 4x माइनस का 2x
प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस का 4 होगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x माइनस का यहाँ 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आएगा, x माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। कैसे, जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकली। जब आप x की वैल्यू 4 रखेंगे कहाँ, यहाँ पे, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी। x की वैल्यू जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू भी आपकी 2 मिलेंगी। तो x बराबर यहाँ पे हम लोग 4 रख रहे हैं, पहले इसको नाम दे देते हैं क्या, समीकरण 3 नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या, x बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर जब हम इधर राइट करेंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 8 अपॉन, ये हम 4 रख रहे हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, काटेंगे पीटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। उसी तरह जब x बराबर हम लोग 2 यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी मिलेगी कितनी, 4। तो 8 अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा, काटेंगे पीटेंगे 4 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो यहाँ से पता चला क्या, x की वैल्यू जब हमने कितनी रखी थी, x की वैल्यू जब हमने 4 रखी तो y कितना मिला, y सर हमको मिला 2, और z तो आपका 0 था, इस रहने दीजिए। जब x की वैल्यू सर हमने 2 रखी तो y मिला कितना, 4, z कितना आया, 0। तो आपका ये नॉर्मल आंसर होगा। और एक बात, तो इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, क्या गलती नहीं करनी है कि जितने आंसर निकल रहे हैं x या y के, आपको उतने आंसर निकाल के दिखाने हैं। ऐसा नहीं कि आपको पता चल गया कि एक बार x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया, कहानी खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितने आंसर आपके निकल रहे हैं आप उतने आंसर निकाल के दिखाइएगा, चाहे वो आपके बुक के आंसर में हो या ना हो, लेकिन आपको दिखाना ही दिखाना है। चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, लिखा हुआ 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन समझना है, यहाँ पे समझना है क्वेश्चन, इसको एक लॉजिकली मेथड से आप प्रॉपर करेंगे। तो यहाँ क्या निकालना, अवयवों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे क्या, अवयवों की संख्या, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या लॉजिक है, कैसे आपको इस तरह क्वेश्चन करने हैं। और कोई भी क्वेश्चन आया कैसे भी आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट डिजिट आपको चेंज होगा, बाकी नॉर्मल ये रहेगा। देखिए यहाँ पे प्रविष्टि कितनी है, प्रविष्टि 0 या 1। यहाँ पे कितने नंबर आए, 2 नंबर आए, एक सर 0 एक 1 आया। तो आपको लिखना है यहाँ पे कितना, 2 लिखना है। अब जैसे यहाँ पे आपके 3 नंबर होते हैं, 0 1 2 होता है, तो नंबर कितने हो जाते हैं आपके, 3 हो जाते हैं, तो यहाँ आपको 3 लिखना होगा। जितने नंबर होंगे उतने आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए ऑर्डर कितना, 3x3 है तो यहाँ पे आपको लिखना क्या, 3x3 लिखना। यहाँ 2x2 होता तो यहाँ पे 2x2 लिखता, 4x4 होता तो 4x4 लिखता, जिस तरह होता ठीक लिख देता। 2 आया, और 3x3 मतलब सर 9 होता है, और 2 की पावर 9 मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 128 256 512, यानी कितना आया, 512 आ गया। तो आंसर कितना हो गया, 512, क्योंकि 2 का गुणा जब 9 बार करेंगे तो आएगा 512। तो लिखना नॉर्मल। तो याद रखिए क्या, कोटि को ध्यान में रखना है, कोटि जो भी होगा, जितनी प्रविष्टि होगी उतने नंबर आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे 2 प्रविष्टि थी, 2 लिखा, ऑर्डर जितना होगा उसके ऊपर पावर लिखना है, बाकी आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दे। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, 4x4 होगा तो यहाँ ज़्यादा क्या रहेगा, यहाँ पे आपका 3 नंबर दे देगा, बाकी नॉर्मल रहेगा ऐसे ही। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार देखे गए हैं, तो आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आता है तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। तो आपको मैंने मैट्रिक्स क्या होता है, क्या कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या क्या इसमें एलिमेंट होते हैं, किसको क्या लिखते हैं, सब आपको A to Z बताया। बिल्कुल बेसिक्स हमने बताया, आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी हमको बताया। ठीक है, अगर प्रॉपर आपकी हमने यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखी थी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने डिफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन वो आपको प्रॉपर PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप, है ना। लेकिन चीज़ें समझिएगा, जो चीज़ मैंने बताई है उसको आप वीडियो को पॉज करके बार बार सुनिएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। अगर चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।